आज हम करेंगे नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं, बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे मैंने आपको और वीडियोस में भी बताया है कि आपने जब फाइनल में आपको क्वेश्चन आता है या आपके एमएसटीज में अगर आपको क्वेश्चन ये आता है तो आपने किस तरह से ये जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन की आपने भूमिका लिखनी है, जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में या भूमिका में आपने क्या करना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं या इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के नाम होते हैं या इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स होती हैं, वो मेंशन करनी है और उनको हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है। ओके। सो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे भूमिका में। पहले हम भूमिका डिस्कस कर लेते हैं। भूमिका में आप लिखोगे कि भारत का जो संविधान है वो एक भारत जो है संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, और इस संविधान सभा को बनाने का जो प्रस्ताव है, जो सिफारिश है, वो कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा रखी गई थी। और इस संविधान सभा का जो पहली जो बैठक है, जो पहला अधिवेशन है, वो 9 दिसंबर 1946 को होता है। ओके। और इस फर्स्ट मीटिंग में जो इसके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो चुन लिए जाते हैं, वो हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये परमानेंट जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं थे। और फर्स्ट मीटिंग में 40 मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सेकंड मीटिंग होती है, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से जो है संविधान सभा का परमानेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है चुन लिया जाता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट्स में जो है और पर्सनैलिटीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है वो है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, उन्होंने संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव है कहते हैं, वो पेश किया था। और संविधान सभा ने इसके ऊपर पूरा जो है डिबेट के बाद जो है 22 जनवरी 1947 को इस जो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसे पास कर दिया था। इसके बाद जो है संविधान सभा जो है, संविधान सभा के अंदर बहुत सारी कमेटीज थी जो संविधान की डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है काम कर रही थी। जैसे यूनियन पावर्स कमेटी थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके बाद संघीय और राज्य के वित्तीय संबंधों के रिगार्डिंग कमेटीज थी। सो कहने का मतलब है कि अलग अलग जो है, क्योंकि आप अगर भारत का संविधान अगर आप देखो तो वो अलग अलग जो है चीजों के साथ जो है वो संबंध रखता है। कहीं पे प्रेसिडेंट की बात आती है, कहीं पे प्राइम मिनिस्टर की बात आती है, कहीं पे जो है सिटीजनशिप की बात आती है। सो अलग अलग जो है, जो इसमें मैटर्स हैं, उनके साथ जो है जो कमेटीज हैं वो बनाई गई थी, और उन कमेटीज ने इन जो है सभी जो है संविधान के पक्षों के ऊपर जो है अ, अच्छी तरह से विचार विमर्श करने किया था, और उसके बाद जो है इस संविधान को बनाया था। ठीक है? तो उसके बाद जो है 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, उन उनको जो है ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है भारत संविधान सभा की, उनका जो है अध्यक्ष जो है बनाया जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में आप बी एन राव जो है उनका नाम लिख सकते हो। उसके बाद एस एन मुखर्जी हैं। ओके। बी एन राव जो हैं वो मसौदा कमेटी जो थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके मुख्य सलाहकार थे। ओके। उसके बाद जो है एस एन मुखर्जी जो थे वो मसौदा कमेटी के चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। ओके। उसके बाद जो है जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 के दिन पूरी तरह बन गया था, और उसके ऊपर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साइन कर दिए थे। और उसके इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। और उसके बाद जो है भारत का जो संविधान है उसकी जो लास्ट मीटिंग जो है संविधान सभा की कब होती है, वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट मीटिंग होती है, और उसके बाद जो है संविधान सभा जो है खत्म हो जाती है, और 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो लागू हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि भारत का संविधान लिखित संविधान है। इसमें 395 395 धाराएं हैं, 12 अनुसूचियां हैं, और इसको 22 भागों में बांटा गया है। इसमें बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं अभी तक। लगभग एक अनुमान के मुताबिक या एक काउंटिंग के अनुसार जो है हम लिख सकते हैं कि 104 के लगभग या इससे भी ज्यादा जो है संशोधन जो है इसमें हो चुके हैं। इसके बाद
हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर जो सेकंड फीचर है वो ये है कि इसमें कुछ अनरिटन कन्वेंशंस भी पाई जाती हैं, अलिखित प्रथाएं भी पाई जाती हैं। ओके, अलिखित प्रथाएं क्या होती हैं? अलिखित प्रथाएं रीति रिवाजों के ऊपर बेस्ड होती हैं, और ये रीति रिवाज कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं जिनको जो लोग हैं वो अपनी मान्यता दे देते हैं, और लोग इन रीति रिवाजों को फिर आगे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने लिया है। और इस तरह से ये जो अ, अलिखित जो है कुछ कन्वेंशंस जो हैं, हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं गई हैं, मगर हम फिर भी जो है इनको फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक दो कन्वेंशंस जो हैं मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा और मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठजोड़ के नेता होते हैं। ओके, सो उनको जो है जिनको बहुमत प्राप्त होता है वो उनको जो है नेता जो है प्रधानमंत्री जो है बनाया जाता है, वही सरकार बनाते हैं। ओके, जैसे सेकंड है कि जो लोकसभा का जो सभापति है वो कौन होगा, इसके रिगार्डिंग भी कन्वेंशन है। इसके रिगार्डिंग हमारे भारत के संविधान में कुछ ऐसा सच रिटर्न नहीं है। सो जो बहुत ही जो ओल्ड पर्सन है, ओके, और जो समझदार है, जो बैक बेंचर्स हैं, जो कम बोलते हैं, उनको जो है लोकसभा का जो है स्पीकर जो है बनाया जाता है। ओके, तो थर्ड फीचर है विस्तृत संविधान, डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है वो एक विस्तृत संविधान है, सबसे ज्यादा विस्तृत है, और अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे ज्यादा शॉर्ट संविधान है। ओके, संकुचित जिसे हम कहते हैं, इन इन द सेंस ऑफ की लॉन्गेस्ट। ओके, लेंथीनेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो भारत का संविधान एक काफी विस्तृत संविधान है। क्यों बनाया गया है भारत का संविधान इतना विस्तृत? वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम अभी अभी आजाद हुए थे और लोगों को संविधान के बारे में नहीं पता था, उनको बिल्कुल भी सरकार के बारे में नहीं पता था, प्रेसिडेंट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, गवर्नर क्या होता है, चीफ मिनिस्टर क्या होता है, ओके, लेजिस्लेचर क्या होती है, पार्लियामेंट क्या होती है, इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। सो संविधान के जो निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने ये बड़ा सोच समझ के निर्णय लिया कि अच्छा एक लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिससे जो है लोगों को, अगर लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो लोग उसे पढ़ सकते हैं और उससे जो है लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। ओके, सो ये अ, एक विस्तृत संविधान है, और इसमें जो है अ, इसमें जो है अलग जैसे संघात्मक जो है प्रणाली है, उसके बारे में जो विस्तृत जो विषय जो है वो उनकी डिवीजन जो है 7th शेड्यूल में वो भी दी गई है। ओके, सो इसमें जो है तीसरे अध्याय जो है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आर्टिकल 12 से लेकर 12 नंबर से लेकर 35 नंबर आर्टिकल तक जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिए गए हैं। उसके बाद 36 नंबर जो धारा है से लेकर 51 धारा तक जो है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जो है वो दिए गए हैं। सो इस तरह से एक विस्तृत जो है भारत का संविधान माना जाता है। ओके, नेक्स्ट फीचर है जो संविधान जो है वो प्रस्तावना के साथ जो है शुरू होता है, आरंभ होता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद प्रीएम्बल। सो प्रीएम्बल क्या है स्टूडेंट्स? प्रीएम्बल को हम कह सकते हैं कि संविधान की कुंजी है। जो है प्रीएम्बल क्या होता है, प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की, एक तरह से आईना है। ओके, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है वो हमें प्रस्तावना को पढ़कर ही पता चल जाता है। ओके, सो ये ऐसा संविधान है हमारा जो कि प्रस्तावना के साथ जो है शुरू होता है। ओके, और ये जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का अंग है, भाग माना जाता है इसे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फीचर है भारत के संविधान को भिन्न भिन्न स्रोतों से लिया गया है। ओके, सो इसको किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया। सो जब संविधान सभा बनी थी तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो इसके एक्सपर्ट थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा, और इन कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ने के बाद जिन जिन कॉन्स्टिट्यूशंस में, जिन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस में इनको जो जो चीजें जो है अच्छी लगी, वो उन्होंने वहां से उठाई, और उनको एज इट इज नहीं उठाया, सिर्फ नकल ही नहीं की है, बल्कि उनमें चेंजेस किए हैं इंडिया की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, सो इंडिया की जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी, भारत की जैसी भी जरूरत थी, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने चेंजेस किए उन धाराओं में, उसमें चेंज करके फिर हमने इसको भारत के संविधान में लिखा है।
ओके। सो जैसे जो है संसदीय प्रणाली की जो सरकार है हमारी, पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ओके, इसको जो है हमने जो है इंग्लैंड से लिया है। ओके। जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत है इसे हमने आयरलैंड से लिया है, और इस तरह से, और जो है जो संघात्मक प्रणाली है उसको उसको हमने कनाडा से हमने जो है कॉपी किया है। सो इस तरह से अलग अलग जो हमारी प्रोविजंस है वो हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉपी की है। इसीलिए जो है इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उधारों का थैला जो है भी कहा जाता है। कहीं कहीं आप पाओगे लिखा हुआ कि बैग ऑफ बोरोइंग्स, जिसे हम उधारों का थैला कहते हैं, या फिर आप देखोगे कि वहां पे ये भी लिखा होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक पैच वर्क है। ओके, पैच वर्क जो है, पैच वर्क भी कहा जाता है इसे। ओके। सो नेक्स्ट फीचर है कि भारत का जो संविधान है वो प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रीय गणराज्य है। ओके। सो ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये जो 5 वर्ड्स मैंने अभी बोले हैं, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये इसी तरह से इसी सीक्वेंस में आपने जो है एग्जाम में लिखने हैं। ओके। इनकी सीक्वेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं आपने करनी है। सो इन वर्ड्स को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो सॉवरन स्टेट क्या होता है, प्रभु सत्ता संपन्न राज्य क्या होता है? सो ऐसा राज्य जो अपने अंदरूनी और बाहरी जो फैसले हैं बिना किसी दबाव के खुद लेता है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से लेता है, किसी के दबाव में उन फैसलों को लेते हुए नहीं आता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम प्रभुसत्ता संपन्न राज्य कहते हैं। और ये इंडिया जो है, भारत जो है, वो एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। सेकंड है समाजवादी राज्य। ओके, समाजवादी राज्य क्या है? समाजवादी राज्य, हालांकि ये जो वर्ड सोशलिस्ट है ये हमने 42वें संशोधन के साथ जो है हमने भारत के संविधान में से शामिल किया है। तो भारत एक सोशलिस्ट स्टेट भी है, ये संविधान की जो है प्रस्तावना में लिखा गया है। ओके। भारत को जो है, जो सोशलिस्ट जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें जो है अमीर और गरीब जो है उनमें कोई अधिक अंतर जो है स्टेट जो है नहीं रखेगा। मतलब इस तरह का एक एटमॉस्फेयर जो है, इस तरह का एक एनवायरनमेंट तैयार करेगा जिसमें गरीब और अमीर के बीच में है जो ज्यादा अंतर नहीं पाया जाएगा। ओके। फिर भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, सभी धर्म जो है वो एक समान है। भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, लोकतंत्रीय गणराज्य है। ओके। यहाँ पे जो है जो शक्ति है जो वो किनके हाथों में है? वो लोगों के हाथों में है। ओके। ये इसका डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब है कि जो शक्ति है जो राज्य की वो लोगों के हाथों में है। भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब है कि जो भारत का जो हेड है, जो इसका जो प्रमुख जो कार्यकारी अध्यक्ष है, वो लोगों द्वारा या तो डायरेक्टली चुना जाता है या फिर इनडायरेक्टली चुना जाता है, मगर वो लोगों द्वारा चुना जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ओके। फिर नेक्स्ट फीचर है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार भी पाए जाते हैं जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है स्टूडेंट्स। जो भारत का संविधान है इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 नंबर आर्टिकल तक भारत के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। पहले ये 7 फंडामेंटल राइट्स थे जब भारत का संविधान लागू किया गया था 1950 में, तो ये 7 फंडामेंटल राइट्स थे, मगर अब ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके। एक जो राइट है फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, वो अब फंडामेंटल राइट नहीं है, उसको अब कानूनी राइट जो है एक बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, उसे अब फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से हटा दिया गया है। कौन से राइट्स हैं ये मैं बता देता हूं आपको। राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट फीचर है वो ये है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अब ऑर्डिनरी राइट है। ओके। संपत्ति का अधिकार साधारण अधिकार है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ओके। सो अब जो है, पहले ये जो संपत्ति का अधिकार होता था, राइट टू प्रॉपर्टी था, ये कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 में था, मगर अब इसे और पार्ट में ले गए हैं और ये अब आर्टिकल 300A के अधीन जो है रखा गया है इसको,
क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा है, सो इसलिए अब जो है इसे हम इसे और पार्ट में जो है मूव कर दिया गया है और इसको 300A में रखा गया है। सो कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के लिखते हो तो इसमें आर्टिकल्स की काफी इंपॉर्टेंस है। तो आर्टिकल आपने याद करने हैं, हालांकि ये मुश्किल है आर्टिकल्स याद करने, मगर आपको थोड़े से आर्टिकल जो हैं, जैसे कोई सेंटेंस आप लिखते हो तो उसके सपोर्ट में जो है कुछ आर्टिकल्स जो हैं आपको लिखने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटीज भारत के संविधान में दी गई हैं। ओके, सो ये भी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जिन्हें हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं, ये भी पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का उसमें नहीं थे, मगर 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा एक संविधान के अंदर एक नया भाग जो है वो बनाया गया है, भाग 4A, जिसके अंदर 51A 51A जो है धारा बनाई गई है, जिसके अंदर कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। पहले ये 10 थे, मगर अब ये 11 है। ओके, जो 11, सो टोटल कितने 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। सो नेक्स्ट फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें हम कहते हैं राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। ओके, सो भारत के संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत भी दिए गए हैं। अब ये क्या होते हैं? सो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत पहले मैं बता देता हूँ कि भारत के जो संविधान की जो धारा 36 है उससे लेकर 51 तक जो है दिए गए हैं। ये राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जो है स्टूडेंट्स, ये ऐसे निर्देश हैं सरकार के लिए या स्टेट के लिए, हम कह सकते हैं राज्य के लिए, जिनको राज्य जो है पॉलिसीज बनाते समय देखेगा और फॉलो करेगा। मगर जो राज्य है वो इनको फॉलो करने के लिए, इनको मानने के लिए, इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब बाउंड नहीं कर सकते हम स्टेट को। मगर अगर कहने का मतलब है कि अगर ये स्टेट जो है, अगर सरकार किसी भी निर्देशक सिद्धांत को अगर नहीं मानती या लागू नहीं करती, तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि उन्होंने ये जो है निर्देशक सिद्धांत जो है वो लागू नहीं किया। तो ये सरकार पे डिपेंड करता है। हालांकि बहुत सारे निर्देशक सिद्धांत हैं जो अब तक जो है सरकार ने लागू किए हैं। ओके, सो ऐसा भी नहीं है कि कोई निर्देशक सिद्धांत जो है वो लागू भी नहीं किया है। सो बहुत सारे किए हैं, इनसे जो है बहुत सारे जो है चेंजेस भी जो है आए। ओके, उसके बाद है निर्देशक सिद्धांतों के बारे में मैं ये बता देता हूँ कि एक तरह से ये जो निर्देशक सिद्धांत है ये सरकार को एक तरह से निर्देश है, सरकार का जो है मार्गदर्शन करते हैं। ओके, नेक्स्ट फीचर जो है वो ये है कि संसदीय प्रणाली की सरकार है, जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो भारत में भारत का संविधान जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो है वो व्यवस्था करता है। ओके, संसदीय प्रणाली की सरकार। सो ये संसदीय प्रणाली की सरकार जो होती है इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसमें जो है नाम मात्र का और जो है वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष दोनों होते हैं। ओके, जैसे प्रेसिडेंट जो है वो नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष है। ओके, जहां भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वहां पे ये जो है फीचर पाया जाएगा। नेक्स्ट फीचर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पाया जाता है वो ये है कि कार्यपालिका, जिसे हम मंत्री परिषद भी जो है कहते हैं, वो जब अपनी शक्तियों का जो है उपयोग करते हैं तो उसके लिए वो लोकसभा के सामने जो है उत्तरदायी है। ओके, मतलब कि उन्हें वो अकाउंटेबल है, उन्हें आंसर देना होगा कि वो ये काम उन्होंने क्यों किया। ओके, सरकार मतलब कि जो है आपकी, जिसे हम कार्यपालिका या मंत्री परिषद कहते हैं, वो अपने सारे के सारे जो जो भी काम वो करते हैं उसको करने के लिए क्यों करते हैं, वो उन्होंने ऐसा क्यों किया काम। ओके, उसके रिगार्डिंग जो है संसद जो है, लोकसभा जो है, उनसे क्वेश्चन जो है पूछ सकती है। ओके, थर्ड फीचर जो है वो ये है कि कार्यपालिका और विधान पालिका जो है उनके बीच, दोनों के बीच जो है गहरा संबंध जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पाया जाता है। ओके, उसके बाद मंत्री परिषद का जो कार्यकाल जो है निश्चित नहीं होता। जब तक लोकसभा में बहुमत रहता है तब तक जो है मंत्री परिषद अपने ऑफिस में रहता है। जैसे ही लोकसभा में जो है उनको जो है बहुमत उनका नहीं रहता या वो खो देते हैं अपना बहुमत, वैसे ही जो है सरकार भी जो है गिर जाती है। ओके, तो ये थे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स। ओके, सो नेक्स्ट फीचर जो है दैट इज
मंत्री परिषद का निश्चित आकार। ओके, सो फिक्स्ड साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, सो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो पता है आपको कि जो है वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष है, सो मिनिस्टर कितने होंगे, इनकी संख्या कितनी होगी, ये भी जो है इसके रिगार्डिंग भी जो है भारत के संविधान में संशोधन किया गया है। 2003 में, दिसंबर 2003 में ये संशोधन किया गया था और इसे हम 91st संशोधन हम कहते हैं। और इसमें जो है भारत के संविधान में ये कहा गया है कि जितनी संख्या जो है जो राज्य के जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं जितने, उनकी संख्या के 15% जो है, जितना साइज जो है लोकसभा का, उनके साइज का जो 15% है, 15% जो है, उससे ज्यादा जो है मंत्री परिषद जो है वो नहीं हो सकती। ओके, सो और जिन राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या 60 या इससे कम है, उन राज्यों में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से अधिक नहीं हो सकती। ओके, सो इस तरह से सरकार में जो मंत्री है वो कितने हो सकते हैं, इसकी भी जो संख्या है वो निश्चित की गई है। नेक्स्ट फीचर है कि ये जो भारत का जो संविधान है ये कठोर और लचकीला संविधान है। ओके, लचकदार जिसे भी हम कहते हैं, रिजिड एंड एज वेल एज इट इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। सो स्टूडेंट्स, दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक तो रिजिड होते हैं जिन्हें हम कठोर संविधान कहते हैं, जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन होता है लचकदार जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जैसे कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है। सो ये जो फ्लेक्सिबल और जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ये हम इन्हें क्यों कहते हैं, ये एक्चुअली इनमें संशोधन के आधार के ऊपर जो है हम इन्हें ये नाम देते हैं। जैसे कि जिन संविधानों में जो है जो संशोधन अगर हमने करना है, तो वो अगर संशोधन साधारण बहुमत से अगर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वो संविधान जो है वो लचकदार संविधान है, फ्लेक्सिबल संविधान। मगर कुछ संविधान ऐसे हैं जिनमें अगर हमने कोई संशोधन करना है, संशोधन का मतलब है चेंज, अगर हमने करना है कुछ, तो अगर हमने कुछ संशोधन करना है तो उस अमेंडमेंट को करने के लिए हमें जो है एक विशेष जो है संशोधन विधि जो है वो अपनानी पड़ती है। उसके लिए एक स्पेशल जो है हमें मेजॉरिटी जो है, रिक्वायर्ड मेजॉरिटी वो चाहिए होती है, लोगों का समर्थन चाहिए होता है। तो इसलिए जो है हम वो जो है वो संशोधन उन संविधानों में कर सकते हैं। सो इस तरह से दो तरीकों से है हम जो संविधानों में संशोधन कर सकते हैं। तो भारत का जो संविधान है इसमें हम दोनों तरीके से जो है संशोधन कर सकते हैं। कुछ धाराओं में हम साधारण बहुमत से हम संशोधन कर सकते हैं, मगर कुछ में हम जो है कुछ स्पेशल मेजॉरिटी के साथ जो है संशोधन कर सकते हैं। सो इस तरह से दोनों तरह की जो धाराएं हैं जो भारत के संविधान में पाई जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो ये है कि जो भारत का जो संविधान है ये रचना में तो संघीय है, मगर इसकी जो है भावना जो है वो एक एकात्मक भावना है। ओके, मतलब इसका ये है कि वैसे तो इसे जो भारत का संविधान है वो एक फेडरल संविधान बनाया गया है, वो एक संघीय संविधान बनाया गया है, मगर जब हम इसे प्रैक्टिस में लेकर आते हैं तो ये एक संघीय संविधान की तरह लगता है। ओके, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की लगता है। दो वर्ड्स हैं, फेडरलिज्म एंड द यूनिटरी। फेडरलिज्म है, उसका जो ऑपोजिट वर्ड है दैट इज यूनिटरी। ओके, सो फेडरलिज्म एंड द यूनिटरी। सो हालांकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे संविधान को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, मगर जब हम इसे प्रैक्टिस में लेकर आते हैं तो ये एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन जाता है, जिसे हम एकात्मक संविधान जो है कहते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट फीचर दैट इज सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दैट इज वो आपको भी हम सभी जानते हैं कि हम सभी को जो है वोटिंग राइट जो है दिया गया है, और उसके लिए एक एज जो है वो डिसाइड की गई है पूरे भारत में। और ये धारा जो है भारत के संविधान की धारा 326 के अंदर जो है सभी जो है भारत के जो सिटीजन्स हैं उनको जो है वयस्क मताधिकार का जो है अधिकार जो है दिया गया है, जो कि जिसकी जो आयु है, चाहे वो कोई फीमेल है चाहे वो मेल है, अगर वो 18 वर्ष या 18 से अधिक है तो उनको बिना किसी
भेदभाव के, बिना किसी डिफरेंशिएशन के उनको मत देने का जो है, वोट डालने का जो है अधिकार। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य। ये मैंने आपको पीछे भी बताया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है। हालांकि ये जो सेकुलर वर्ड है, धर्मनिरपेक्ष वर्ड है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं दिया गया था। इसको 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा भारत के संविधान में डाला गया है। ओके, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि 1976 के पहले जो है भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है हमें धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो दिया गया, और वो 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये आर्टिकल्स वहां पे तब भी मौजूद थे। ओके, सो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा राज्य जिसका कोई अपना धर्म नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं, जो किसी भी धर्म के साथ किसी तरह का जो है भेदभाव नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है द्विसदनीय विधान पालिका, जिसे हम कहते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। दो वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक बाइकैमरल होता है, एक होता है यूनिकैमरल। बाइकैमरल वो होता है लेजिस्लेचर, वो होती है जिसमें दो सदन होते हैं। यूनिकैमरल वो लेजिस्लेचर होती है जहां पे एक सदन होता है उसका। ओके, सो भारत में क्या है, भारत में जो इसकी जो लेजिस्लेचर है, जहां पे कानून बनाए जाते हैं, उसके दो सदन है। जो है एक सदन है उसको कहते हैं हम लोकसभा, और दूसरे सदन को हम कहते हैं राज्यसभा। उसके बाद इसी तरह से जो है आर्टिकल 168 के अंदर जो है राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनको भी जो है द्विसदनीय जो है बनाया गया है। ओके, सो मगर एट द सेम टाइम आर्टिकल 169 ये प्रोविजन भी करता है कि अगर कुछ राज्य चाहें तो वो जो है अपर हाउस जो है उस विधानसभा का, उसे भंग कर सकते हैं। सो इस तरह से उनके पास जो है ये प्रोविजन भी है कि वो अपनी विधानसभा को यूनिकैमरल बना सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है संसद की सीमित शक्तियां। ओके, सो भारत के जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, ये इसकी शक्तियां अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। ओके, ये पार्लियामेंट जो है ये सॉवरन नहीं है, ये प्रभु सत्ता संपन्न नहीं है, मतलब कि ये जैसा चाहे वैसा कानून नहीं बना सकती। ओके, इसके ऊपर भी कुछ, इसकी शक्तियों के ऊपर प्रतिबंध जो है, कुछ चेक जो है वो लगे हुए हैं। ओके, कि उन चेक्स के अंडर ही इन पार्लियामेंट को काम करना है। नेक्स्ट फीचर है इकहरी संघीय न्याय प्रणाली, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, भारत में एक ऐसी न्याय प्रणाली पाई जाती है जो इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे राज्यों के लिए अलग से कोई भी न्यायालय नहीं है, और ना ही ऐसा है कि संघीय जो है, संघ है, उसके लिए अलग से कोर्ट्स बनाई गई हैं। आप देखोगे कि दोनों जो कोर्ट्स संघ के लिए हैं वो राज्यों को भी निर्देश दे सकती हैं। ओके, सो इस तरह का, क्योंकि वर्ल्ड में कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनमें राज्यों के लिए कुछ अलग से कोर्ट्स हैं और सेंटर के लिए कुछ अलग से कोर्ट्स हैं। ओके, मगर भारत में ऐसा कुछ नहीं है। मगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे, उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर उसके नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। सो इस तरह से एक हैरार्किकल जो है, एक क्रम वाइज जो प्रणाली जो है वो बनाई गई है, एक हैरार्किकल ऑर्डर जो है वो क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, स्वतंत्र न्यायपालिका। सो भारत में जो है न्यायपालिका जो है, जो जुडिशरी है, उन जजीज जो है उनको इंडिपेंडेंट बनाया गया है। उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं स्टूडेंट्स, जिन व्यवस्थाओं को करने के बाद जो जुडिशरी हमारी बनती है उसे हम इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। जैसे कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उन व्यवस्थाओं में एक व्यवस्था है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो निष्पक्ष विधि द्वारा की जाती है। ओके, उसका जो मेथड है उसमें किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं होती, और न्यायाधीश बनने के लिए संविधान द्वारा जो है उच्च योग्यताएं जो है वो निर्धारित की गई हैं कि क्या होना चाहिए, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसमें जो है कितने एज के बाद जो है रिटायर हो जाएगा वो जज। ओके, सो इस तरह से, और इस तरह से जो है उनको किसी भी तरह के दबाव से बाहर रखा गया है न्यायपालिका को। ओके,
नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो भारत में जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो भी जो है न्यायपालिका को दी गई है। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू होता है कि जो हमारी संसद जो है कानून बनाती है, उन कानूनों को चेक करना है कि क्या वो कानून संविधान के अनुसार बनाए गए हैं या कहीं पे वो किसी तरह से संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे या संविधान के बाहर तो नहीं जा रही, या संसद ने उन कानूनों को बनाते हुए किसी तरह से अपनी अनलिमिटेड पावर्स को तो नहीं यूज किया। तो जब न्यायपालिका या कोर्ट्स जो है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जब ये पावर्स यूज करती हैं तो वो कानूनों को चेक करती हैं, और जुडिशियल रिव्यू जो है न्यायिक पुनर्निरीक्षण के थ्रू चेक करते हुए अगर उन्हें लगता है कि संसद ने कानून जो है जो बनाए हैं वो भारत के संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो जो जुडिशरी है वो उन कानूनों को खत्म कर सकती है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट फीचर दैट इज कानून का शासन। ये बड़ा इजी है, रूल ऑफ लॉ। ये सभी हम जानते हैं, ये बेसिकली ये जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है हमने इंग्लैंड से लिया है। इसके अधीन क्या है कि कानून जो है सबसे ऊपर है। ओके, और जो ऐसा नहीं है कि जो किसी बंदे के साथ या किसी व्यक्ति के साथ जो है किसी तरह का कोई भेदभाव किया जाएगा, बल्कि लॉ को सबसे ऊपर रखा जाएगा। जो लॉ कहेगा वो सभी के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होगा। ओके, सो ये मतलब है रूल ऑफ लॉ का। नेक्स्ट है इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। सो ये क्या है इकहरी नागरिकता? ये हमें पता है कि भारत में हमें ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं है, जैसे अमेरिका में है, वहां पे दोहरी नागरिकता है। मगर इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। आप किसी राज्य के सिटीजन नहीं हो। अगर आप पंजाब में रहते हो तो आप पंजाब के सिटीजन नहीं हो, बल्कि आप इंडियन सिटीजन हो। ओके, सो यहाँ भी हमें दोहरी नागरिकता नहीं दी गई है, हमें इकहरी नागरिकता ही दी गई है। उसके बाद है नेक्स्ट फीचर दैट इज संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, दैट इज ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा आप समझ लो कि भारत में जो है संयुक्त निर्वाचन प्रणाली जो है अपनाई गई है। यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स जो चुनाव के लिए खड़े होते हैं वो जाति या धर्म के आधार पर नहीं खड़े होते, और जो वोटर्स जो है उन्हें जो वोट देते हैं वो उनको जाति या धर्म के आधार के ऊपर ही वोट्स नहीं दे सकते। जैसे कोई किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग अगर कोई कैंडिडेट करता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी रिलीजन से बिलोंग करने वाले संबंध रखने वाले जो वोटर्स हैं वही उसे वोट डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता है या किसी भी धर्म से संबंध रखता है, उसको कोई भी वोटर किसी भी जाति या धर्म से जो संबंध रखता है वो वोट डाल सकता है। ये इसलिए स्टूडेंट्स लिखा गया है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने आजादी से पहले जो है एक ऐसा सिस्टम जो है शुरू किया था जिसमें उन्होंने जो है रिलीजन और जाति के जो है आधार के ऊपर जो है कैंडिडेट्स और उनके जो वोटर्स हैं उनको सिर्फ वही वोट डाल सकते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने सिस्टम बनाया था। तो उसको यहाँ पे स्वतंत्र भारत में बाहर उसको रखा गया है। उसके बाद है नेक्स्ट फीचर दैट इज अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। स्पेशल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज। सो इसके लिए जो है अलग अलग से जो है भारत का संविधान जो है वो अलग अलग से जो है कुछ संस्थाएं बनाता है, कुछ ऐसे कमीशंस बनाए गए हैं जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एससी, एसटीज, बीसीज एंड माइनॉरिटीज जो से संबंध जो रखते हैं लोग, उनमें जो है उनको उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, इसकी व्यवस्था जो है उनके हकों को सुरक्षित रखा जा सके, इसकी व्यवस्था भी की गई है। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
ओके। सो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग जो है वो बनाया गया है। एक नेशनल लेवल पे जो है एस एससीज के इंटरेस्ट को, जो एससी कम्युनिटी से जो लोग संबंध रखते हैं या एसटी कम्युनिटी से जो संबंध रखते हैं, उनके लिए जो है उनके हितों की रक्षा के लिए जो है को रक्षा के लिए कमीशन जो है नेशनल लेवल पे बनाए गए हैं। नेक्स्ट फीचर है मेथड ऑफ अमेंडमेंट। सो भारत के संविधान में किस तरह से संशोधन हमने करना है। संशोधन मैंने पहले भी बताया था कि संशोधन का मतलब है कैसे हमने चेंज करना है। ओके। सो इसको आर्टिकल 368 में इसके बारे में जो है दिया गया है। ओके। सो ये भी जो है एक भारत के संविधान की एक बहुत ही अच्छी जो है विशेषता है। नेक्स्ट फीचर है आपातकालीन शक्तियों की व्यवस्था। ये हम सभी जानते हैं कि जो है इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो दी गई हैं, और ये प्रोविजंस जो हैं प्रेसिडेंट को दी गई हैं। और आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के अंदर जो है 3 तरह की जो है आपातकालीन शक्तियां जो है राष्ट्रपति को दी गई हैं। नेक्स्ट फीचर है स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू दी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। स्टूडेंट्स, ये इसमें आपने ये लिखना है कि जो 1993 में जो पंचायती राज व्यवस्था है या जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो व्यवस्था है, जो शहरों में और जो पेंडू इलाकों में जो व्यवस्था की गई है कि वहां पे पंचायत होगी, तो ये जो है इसको संवैधानिक मान्यता दी गई है। ओके। सो इसमें जो है 11वीं और जो 12वीं जो अनुसूची है भारत के संविधान की, उसमें इसके बारे में जो है सब्जेक्ट्स जो है वो इसके बारे में जो है दिया गया है वहां पे। ओके। सो ये एक ये विशेषता थी कि स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता जो है दी गई है। मतलब कि जो पंचायती राज व्यवस्था है और जो शहरी क्षेत्र में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनको संवैधानिक मान्यता दी गई है। नेक्स्ट फीचर है हिंदी संघीय सरकार की सरकारी भाषा है। सो हिंदी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया है। आपको पता है कि भारत में टोटल 22 रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिनको की मान्यता प्रदान की गई है संविधान में। ओके। और आर्टिकल 343 के अंदर जो है हिंदी को संघीय सरकार की सरकारी भाषा घोषित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों की व्यवस्था। सो ये भी स्टूडेंट्स 42वें संशोधन के द्वारा इसको इंसर्ट किया गया था भारत के संविधान में। ओके। सो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों और जो सार्वजनिक संस्थाओं के अंदर जो कुछ कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, अगर उनको किसी तरह की परेशानी आती है तो वो अपने मुद्दे लेकर इन ट्रिब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के पास वो लेकर जा सकते हैं। ओके। नेक्स्ट फीचर है प्रोविजन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। सो भारत का संविधान जो है वो कुछ ऐसे उदारवादी लोकतंत्र की व्यवस्था करता है, ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था करता है जिसमें उदारवादी जो है लोकतंत्र की विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे भेदभाव की मनाही की गई है। ओके। यहाँ पे जो है सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो है सेकुलरिज्म जो है धर्मनिरपेक्षता का जो प्रिंसिपल अपनाया गया है। ओके। प्लूरलिस्टिक करेक्टर ऑफ सोसाइटी है, जैसे समाज में बहुलवादी स्वरूप जो है उसको अपनाया गया है। ओके। जो है भारत में जो है बहुदलीय प्रणाली अपनाई गई है। सो इस तरह से ये क्या है स्टूडेंट्स, ये सारे फीचर्स आपको इंडियन जो है पॉलिटिकल सिस्टम में देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे फीचर्स जो है ये उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ संबंध रखते हैं। ओके। नेक्स्ट फीचर है दल बदली की मनाही, चेक ऑन द डिफेक्शन। सो डिफेक्शन आपको पता है, दल बदली जो है एक बहुत बुरी बीमारी है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। सो इसके ऊपर रोक लगाने के लिए यहाँ पे एक कानून बनाया गया है जिसको सबसे पहले 1985 में बनाया गया था।
जिसको कि 52nd अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था, मगर फिर दोबारा से जो है 2003 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए, संशोधन किया गया, 91st अमेंडमेंट की गई। सो इसमें बेसिकली अब जो है दल बदलू जिसे हम कहते हैं, या दल बदली की जो बीमारी है उसको रोकने के लिए जो है उपाय जो है किए गए हैं। नेक्स्ट फीचर है गैर राजनीतिक असैनिक सेवाएं, ओके, नॉन पॉलिटिकल सिविल सर्विसेज। सो ब्यूरोक्रेसी स्टूडेंट्स, ओके, ब्यूरोक्रेसी जिसे हम नौकरशाही हम कहते हैं। सो नौकरशाही की व्यवस्था जो है यहाँ पे की गई है। नौकरशाही जिसे कि हम किसी भी सिस्टम का जो है, यहाँ भारत के जो है प्रशासनिक जो ढांचा है उसकी रीढ़ की हड्डी कहते हैं, तो इनकी व्यवस्था जो है की गई है, जिसे यूपीएससी जो है जिसके द्वारा रिक्रूटमेंट होती है, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जिसकी रिक्रूटमेंट होती है। उसके बाद प्रोविजन ऑफ सम इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद भारत का संविधान जो है कुछ स्वतंत्र संस्थाओं की व्यवस्था भी करता है, जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन। ओके, सो ये क्या है, ये स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन है, इनकी बहुत जरूरत है। सो इनकी व्यवस्थाएं जो है भारत के संविधान में की गई हैं। ओके, तो इसके बाद स्टूडेंट्स आपने कंक्लूजन लिखना है। सो कंक्लूजन में आपने, मैंने पहले भी बताया है कि कुछ स्पेशल लाइनें नहीं लिखनी है आपने आपने उन्हीं जो लाइनें आपने पीछे लिखी हैं उन्हीं लाइनों को आपने उनका निचोड़ जो है वहां पे आगे लिखना है। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हो कि भारत का संविधान जो है उसमें हम देख सकते हैं कि जो भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अपनी दूरदर्शिता दिखाई है, और दूरदर्शिता दिखाकर एक ऐसा संविधान बनाया है जो जो आज भी 75 ईयर्स के बाद भी जो है आज भी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है चल रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। सो होप कि आपको ये टॉपिक, ये वीडियो लेक्चर जो है पसंद आया होगा। आप किसी तरह की भी जो है अगर आपको कंफ्यूजन है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना कमेंट डाल सकते हो। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।